साथ हैं नगर निगम वार्ड 4 के पार्षद अरुण टाक। उनसे हम बात करेंगे उनके क्षेत्र के विकास को लेकर के। हमारा खास कार्यक्रम होता है जन प्रतिनिधियों के साथ लेक्सिक न्यूज़ की खास मुलाकात। सबसे पहले अरुण जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अरुण जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप जब से पार्षद बने हैं, किस तरह की आपके ऊपर सामने चुनौतियाँ रही, आपने उन चुनौतियों का किस तरह से समाधान किया या उसको निपटाने का प्रयास किया? देखिए, वार्ड नंबर 4 जो पूर्व पार्षद थे वो महापौर थे चंद्र सिंह जी कोठारी साहब। तो कोठारी साहब से जो अपेक्षाएं जनता को थी, बेशक कोई महापौर होता है उससे जनता की अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती है और कार्य करने की उस पार्षद की क्षमता भी बढ़ जाती है। कई काम महापौर साहब ने करवाए, तो चुनौतियां इतनी हो गई कि उनके बराबर बजट लाना और वार्ड में वो काम करवाना और सभी को संतुष्ट करना। उनसे जनता काफ़ी जुड़ाव में थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो सभी को सम वक्त नहीं दे पाते। ऐसे में मैंने लोगों के बीच में जाकर उनकी सहानुभूति ली और उनके कार्य को स्वयं करना सीखा और वॉलंटियर हर गली के रूप में बनाए। अब मैंने सारे वार्ड में अलग अलग जोन बांट कर उसके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, जिससे डिजिटल ज़माने की ओर हैं, कोरोना का संक्रमण है, डिजिटल जो भी मुझे समस्याएं आती देते हैं लोग, वो उनको हम प्रयास करते हैं कि 1 या 2 दिन में पूरा कर लें। और चुनौती के रूप में हमारे पास में ये रही कि कोरोना काल आ गया, बजट शून्य हो गया और लोगों के अभाव अभियोग को दूर करना कोरोना काल में एक बड़ी चुनौती थी, जिसका हमने बखूबी पूरे वॉलंटियर के साथ में प्रतिदिन कोरोना काल में 22 मार्च से लगातार हमने कार्य किया। तो अरुण जी, आपके वार्ड की अगर 4 की बात करें तो क्षेत्र के विकास को लेकर के भावी योजनाएं क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा वार्ड 2 तरह के लोगों से है। एक तो सीनियर सिटीजन का तबका जो मोती मंगरी स्कीम में रहता है, दूसरा अभावग्रस्त जो चमनपुरा में दैनिक मजदूरी करने वाले लोग, मध्यम वर्गीय लोग। ऐसे में सारा जो वार्ड है वो रमणीय स्थान से भी है, जिसमें लोक कला मंडल का छोर आता है, एक और हेडग्वार स्वरूप सागर का छोर आता है, फतेह सागर की पाल आती है जो यूआईटी होते हुए। भावी योजनाओं के रूप में हमारे जो 3 बड़े पार्क हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन हो या आम जनता हो, उनमें हरियाली और हरियाली को बढ़ावा देना ये महत्वपूर्ण काम रहेगा, जिसमें हेडगवार पार्क को हमने रोशनी युक्त कर दिया है। फतेह सागर की पाल के जितने भी मीरा पार्क से लेकर सभी जगह हमने रोशनी की सुनिश्चित जो भी खंडित थी वो पूर्ण कर ली है। वहाँ के कांच टूटे हुए थे, कांच लगा दिए, जो दिरदा लगी हुई थी। ऐसे में फतेह सागर की पाल को खूबसूरत बनाना और 9 व्हीकल जोन बनाना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वहाँ पर आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ठेका हो और बहुत ही कम पैसों में, चाहे उसे हम सब्सिडी के रूप में नगर निगम और प्रयास को भुगतना पड़े, वहाँ पर ऐसे विकल्प बुजुर्गों के लिए हो और युवाओं का तो चहलकदमी हो ही सकती है। ऐसे में वहाँ जब व्हीकल जोन हट जाएगा तो प्रदूषण मुक्त हो जाएगा और प्लास्टिक मुक्त उस के इस छोर को करना। दूसरा, जो हमारा हेडग्वार पार्क है उसे 1 किलोमीटर की पाल, स्वरूप सागर की पाल पे उतना खूबसूरत पार्क है, उसे लाइमलाइट में लाना और उसके किनारे पे जो चंद्र सिंह जी कोठारी के समय जो फूड कोर्ट बनना था वो नहीं बन पाया, उसे सुव्यवस्थित करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। उसके साथ मोती मंगरी स्कीम में और पंचवटी में जो पार्क है उसे खूबसूरत करना। शहर के अच्छे चौराहे हमने वहाँ पर बनाए हैं, जिसमें हमारे चौराहे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको सड़क व्यवस्था सुधारनी है, जिसमें मुख्य रूप से चेटक से लेके कमिश्न यूआईटी तक रोड को चौड़ा कर बीच में डिवाइडर युक्त करना, प्याऊ को तोड़ना और हमारा जो पहाड़ी बस स्टैंड है
उसको वातानुकूलित कर स्मार्ट सिटी के तहत उसे अच्छा करना। लवकुश स्टेडियम में स्मार्ट सिटी के तहत अच्छी मैकेनाइज एक जो पार्किंग होती है उसका निर्माण करना और गांधी ग्राउंड को बहुत खूबसूरत करना, ये सारी महत्वपूर्ण योजनाएं रहेगी जिसमें हमारा फोकस रहेगा। सर, ये तो हुई आपके वार्ड नंबर 4 की बात। अगर शहर के मुद्दों की बात करें तो महापौर जी से आप किन मुद्दों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे? प्रथमतः तो मैं कहूँगा कि महापौर साहब बहुत अच्छे हैं, वो PWD के चीफ रहे हैं, लेकिन उनके स्वविवेक से वो जो निर्णय लेते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें उप महापौर को सम्मिलित कर देते हैं तब वो निर्णय डगमगा जाते हैं। जैसे एलिवेटेड रोड उन्होंने BN कॉलेज से सूरज पोल तक दी है, वो इतनी महत्वपूर्ण योजना नहीं थी, जबकि शहर को हमारे सिटी स्टेशन से दिल्ली गेट और कोर्ट चौराहे तक एलिवेटेड रोड चाहिए थी। वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो पहले गुलाब जी और इन सभी ने NH से पैसे भी लेके आए थे। जो विकास के काम हैं, चाहे वो पक्ष कराए, लेकिन जो करता है उसको सराहना देनी चाहिए। उस समय गुलाब जी ने जो काम करने की कोशिश सोची थी उसमें अड़ंगा माननीय उप महापौर साहब ने डाल दिया, वो शहर के लिए आज ठेस है। आज यातायात का जो दबाव है वो बहुत पहले ही कम हो जाता। ऐसे में यातायात के दबाव को शहर को मुक्त करना, बोटलनेक को खोलना, शहर की जितनी मेन रोड हैं वो गड्ढे से मुक्त हो, अच्छी हो, और वो 5 साल में कभी खुदे ना, इसकी प्रयोजना और इसका तखमीना बनाना। नहीं तो बार बार क्या है, कभी कोई जियो खोद देता है, कभी एयरटेल खोद देता है। ऐसी खुदाई की वजह से लोग परेशान हैं और जनता की गाड़ी कमी, सरकार का पैसा जो इन कार्यों में लगता है वो 3 बार 4 बार लगता है, और रखरखाव से ठेकेदार भी परेशान होता है। बिलो रेट से काम करने से उसकी जो सिस्टम के अनुसार जो कार्य होता है वो खराब होता है। हम चाहते हैं बिलों की जो धारणा है वो कम हो और एक अच्छे तखमीने के तहत इन मेन रोडों को अच्छे लोगों से काम कराकर उन्हें 5, 7, 8, 10 साल तक सुरक्षित रखें। अच्छे डिवाइडर हों, एक जैसे डिवाइडर हों, शहर की परिकल्पना एक जैसी हो, अलग अलग अस्त व्यस्त चौराहे ना हों, छोटे और खूबसूरत चौराहे हों, बड़े व्हीकल जोन जो हमारे ये वेंडिंग जोन है वो सुनिश्चित करके वहीं पर ठेले हों। 100 फीट की रोड आज 30 फीट की रोड हो गई, वो ऐसा ना हो। 100 फीट की रोड 100 फीट की रोड ही दिखे शहर में। वेंडिंग जोन जो है वहीं पे ठेले और अन्य गुमचे वाले नज़र आएँ। शहर का जो ट्रैफिक का दबाव जिससे ट्रैफिक ग्रस्त हैं लोग, वो ना हो, क्योंकि ऐसी कई दुर्घटनाएं हैं जो इन खुदी हुई रोडों से, मेन होलों से, नालों से अपने बच्चे बच्चियां बुजुर्ग अपनी जान खो बैठते हैं। ऐसा कुछ ना हो। शहर उनकी तरफ देख रहा है, रंग रोगन देख रहा है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, देख लीजिए कहीं जैसे रिफ्लेक्टर होना चाहिए, वहाँ रिफ्लेक्टर नहीं है, रात को उसमें भिड़ जाता है कोई व्यक्ति, वो अपनी जान खो देता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, वो देख नहीं रही है। सिर्फ गुलाब बाग के अलावा कहीं जाना और आना जाना हो नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की आयड़ नदी खूबसूरत हो, बातों में नहीं हो, लच्छेदार बातें नहीं हो। 25 सालों से आयड़ के नाम पे जो विपक्ष और पक्ष आपस में लड़ रहे हैं वो मुद्दा ख़त्म होना चाहिए। अब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कर सकने की क्षमता है, लेकिन डिसीजन महापौर साहब का होना चाहिए और एक मत से होना चाहिए। आज जो शहर में वातावरण है, समिति अध्यक्षों का, पार्षदों का आपस में लड़ाना, जब इतना बड़ा बहुमत है तो किस बात की लड़ाई है और वो सार्वजनिक क्यों है? और निसंदेह किसी के कार्य में किसी की दखलंदाजी होती है तो वो कार्य खराब भी होता है और लड़ाई होती है। तो इसे बैठ के महापौर साहब को सुलझाना चाहिए, चाहे निर्माण का हो, उद्यान का हो, स्वास्थ्य समिति को। स्वास्थ्य समिति द्वारा काम जो किए जा रहे हैं उसमें सिर्फ स्वास्थ्य में अव्वल नंबर लेने के चक्कर में पूरे शहर के जितने भी डिब्बे उन्होंने हटा दिए, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। चाहे वो कॉम्प्लेक्स में कचरे की व्यवस्था हो, चाहे वो व्यवसाय के कचरे की व्यवस्था हो, चाहे श्वान और गाय की व्यवस्था हो। ऐसे सारे श्वान गाय सुअर इत्यादि जो भी हैं सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही है और हम कचरे के डब्बे हटाने में अपनी दोष पट्टी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डिसीजन स्वविवेक से होना चाहिए, सबके साथ मिलकर होना चाहिए और विपक्ष को पूर्णतया सहमत कर कार्य होना चाहिए। सर, लंबे समय से अगर नगर निगम की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। 2 प्रत्याशी हैं जिसमें आप हैं, एक अन्य हैं। क्या कारण है आपका अभी तक इसका डिसीजन नहीं हो पा रहा है? क्या कुछ कमियां हो रही हैं? हमारी राष्ट्रीय पार्टी है
और लगभग पालिका परिषद और निगम के पूरे राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि एक साथ सभी का मनोनयन हो, तो ये व्यवस्थाएं ऊपर से तय की जाती हैं। हाँ, जब विपक्ष एक मत होकर, एक राय होकर किसी को नेता चुनता है, वहाँ जल्दी हो जाना चाहिए। यहाँ पर देरी जो हो रही है, हम उसी से कुंठित हैं कि जब 13-14 पार्षद एक तरफ होकर किसी का नाम लेना है या किसी को बनाना चाहते हैं तो उनको कर देना चाहिए। अब विपक्ष की भूमिकाएं आपस में लड़ने से वो जो निर्णय हो रहे थे उसको हमने विराम दिया है। हमने सब सदन में एक होकर काम कर रहे हैं। किसी तरह का हमारा अलगाववाद नहीं है। हम एक सशक्त विपक्ष के रूप में जनता में एक नई छाप छोड़ेंगे, ये मैं मानता हूँ। सर, कोरोना समय की बात करें तो अभी हाल ही में कोरोना समय गुजरा, उस वक्त आपने कई सारे कार्य किए थे। किसी को होम्योपैथिक दवा देनी हो या फिर किसी को मास्क बांटने हो या किसी को खाना खिलाना हो, किस तरह से आपने कोरोना समय को देखा, आपके अनुभव बताएं। कोरोना के वक्त में लोगों में भय ज़्यादा था, विभिन्न तरह की भ्रांतियाँ थी, कई किंवदंतियाँ थी, जिसमें लोगों को डर था कि इसका वैक्सीन आएगा या नहीं आएगा, लोग मर रहे थे। ऐसे में डॉक्टर्स और रोज़ नई गाइडलाइन का आना, लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही नई गाइडलाइन का 24 घंटे में पता पड़ता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार वीसी कर लगातार गाइडलाइन जारी कर लोगों में राहत का माहौल बनाया। चाहे हमारा राहत के रूप में भोजन वितरण हो, चाहे राहत सामग्री के रूप में वितरण हो, चाहे हमारा वैक्सीन जो भी टैबलेट्स और डॉक्टर्स और नर्स जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके रूप में, तो इन सभी का एक समायोजित कार्यशैली रही, जिसमें डॉक्टर्स, पुलिस और समाज सेवी जनप्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सभी ने मिलकर भागीदारी की। नगर निगम ने अपने माध्यम से कई तरह की राहत सामग्रियाँ पहुँचाई, भोजन की व्यवस्थाएं की। वार्डों में कोई भी भूखा ना सोए, किसी तरह का कोई पशु के लिए भी चिंतित थे। तो ऐसे में कोरोना काल में उदयपुर में मैं समझता हूँ सर्वांगी सभी को देखते हुए बहुत ही अच्छा कार्य कोरोना काल में हुआ है। लोगों ने उसकी सराहना की है और राजस्थान तो एक अनूठा पहल कर पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ है, जहाँ पर मोदी जी ने भी उनकी एक अच्छाइयों का बखान किए हैं। हम सब ने देखा है विभिन्न तरह की जो गाइडलाइन, वीसी होना, राहत पहुंचाना, ये सारे लोग लगे हुए थे। हमने उसमें महती, हमें डर भी था, लेकिन हमें पहले उन लोगों को आश्वस्त करना था कि हम नहीं डर रहे हैं और हम सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं, सिर्फ आपको बचाव में ही बचाव है, ये बात करनी थी सर। और हमने वो की। सर, अगर बात करें नगर निगम की या उदयपुर की, तो पार्षदों में खास तौर पे आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं, काफ़ी विवादों में रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी छाए रहते हैं। अभी हाल ही में एक पार्षद से आपकी झड़प भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी, साथ ही पुलिस अधिकारी के स्थान को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। क्या कुछ ये चर्चा में क्यों रहते हैं आप, क्या कारण है? देखिए, फरवरी 2016 से उदयपुर जिला कांग्रेस कमेटी का जो नया प्रारूप नया आया था, उसमें मैंने संगठन महामंत्री की भूमिका निभाई और उसी के साथ ही विधानसभा, लोकसभा और हमारे नगर निगम के चुनाव और कई दूसरे चुनाव भी हुए। जब संगठन महामंत्री वह पद होता है जो अध्यक्ष के बाद निर्णय का होता है। संगठन को चलाना और संगठन के व्यक्तियों को एक साथ संगठित रखना, इन दोनों पहलुओं को साथ में समायोजित करके चलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उसको किया तो जब आदमी कुछ करता है तो वो विवाद में रहता है। हमारे नए कई भाई जनप्रतिनिधि बने हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी इंस्टेंट संगठन के मेंबर बनकर उन्हें चुनाव लड़ाया गया। ऐसे में कई चीज़ों का होना स्वाभाविक है। जल्दबाजी में, और पहले जो 3 पार्षद थे और अब हमारे 20 होना और 3 हमारे निर्दलीय जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के होना, एक बड़ा प्रारूप तैयार हुआ है। 1062 लगभग वोटों से ही
पक्ष और विपक्ष में मेजोरिटी का अंतर है। तो संगठन बहुत अच्छा चलाया, इसीलिए ये अंतर है। गिरिजा जी कुछ कारणों से विधानसभा नहीं पहुंच सकी, अन्यथा मेवाड़ का गौरव होती और हो सकता है वो नाम होता जो सुखाड़ी जी के बाद हम गिनते हैं जी। तो कहीं न कहीं संगठन में शक्ति और संगठन में सूझबूझ से कोई काम करने होते हैं, वहाँ हमारे नए साथी उस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो उलझन भरे हुए कार्य कर बैठते हैं। समझाइश में खटपट हो जाती है, वही बात विवादों का घेराव हो जाता है। तो वो घर में बैठ के कर ले जाने चाहिए, लेकिन कुछ साथी नए होते हैं तो वो उत्तेजनावश उसका विवेचना घर से बाहर कर लेते हैं और उसका खामियाजा संगठन को और हमें या उनको भी भुगतना होता है। समझाइश की गई, अब उस पर हमने काफ़ी कुछ हद पा लिया। 1 साल का वक्त है, कई बार खटपट हुई, लेकिन उनको सुलझा दिया गया है। सर, नगर निगम और यूआईटी के बजट की बात करें तो हाल ही में दोनों बजट प्रस्तावित पास हो चुके हैं। क्या कुछ आप लोगों की तरफ से डिमांड थी जो उन बजट में नहीं रखी गई? बिल्कुल शॉर्ट में बता दीजिए सर। नगर निगम का जो बजट था उसमें हमने चाहा था कि जो नगर है पूरा वो पर्यटक पर निर्भर है, और उसकी जो लाइफ लाइन है वो हमारी झीलें हैं और हमारे वो दर्शनीय स्थल हैं जिनको 25 सालों से उपेक्षा की गई, चाहे हमारे अरण्य नदी हो, चाहे हमारे जितने बढ़िया रमणीय स्थान हो, जैसे फतेह सागर की पाल हो, ये पिछोला हो, स्वरूप सागर हो, हमारा गणगौर घाट हो, हमारा मोता पार्क के आसपास का ये लोक कला मंडल हो, ऐसे रमणीय स्थल जिसको पर्यटक देखने के लिए आता है। यहाँ पर इनकी उपेक्षा ऐसी करके दी गई है कि लोग याद कर रहे हैं कि सुखाड़ी जी के ज़माने में ऐसा होता था और अब ऐसा है, मतलब वो बेहाल हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पर पशु भी विचरण करना पसंद नहीं करता। ऐसे में हम चाहते थे एक स्पेसिफाई बजट हो जो उस पर्यटक को ध्यान में रखते हुए उन स्थानों पर खर्च किया जाए, जैसे शहर की आय भी बढ़े और पर्यटक के आवागमन से शहर के वातावरण सुधरे और यहाँ के लोगों को इन पर्यटक के मदद से व्यवसाय को चलाने में मदद मिले। तो एक तो वो कमी रही। दूसरी, हमारी जो तकमीनें हैं जो बनाए जाते हैं उसमें रोडें हों, चाहे डिवाइडर हो, चाहे हमारा चौराहे हों, वो बार बार उखेड़ना करना ये हमें पसंद नहीं है। हमने फर्स्ट सदन में भी ये कहा कि तकमीने ऐसे हों, कमर चौधरी जी के समय उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक व्यवस्थित रूप इंजीनियर को संविदा पे लेना और ऐसा सब कुछ कहा था, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रहे हैं। नए प्रारूप में मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर फास्टर थे, उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन तबादला स्थानांतरण की इस भूमिका में उनका चला जाना, बार बार स्थानांतरण और एक जगह से बीट को छोड़ने से आदमी और शहर को नुकसान होता है। ऐसे में हमें एक प्रोग्राम को फाइलिंग करके तकमीना एक बनाना चाहिए, चाहे उस पर कोई सा भी व्यक्ति हो, उस पर इम्प्लीमेंट एक बार में होना चाहिए। कोई भी मतलब यानी घर बना रहे हैं तो उसका आर्किटेक्ट जो पहले नक्शा बनाता है कि यहाँ पर हमारी ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये हो जाएगी, वो 3D पहले बन जानी चाहिए शहर की, जिससे हमें लगे कि अब इस पर इतने टाइम में इतना काम कर दिया, अब इतने टाइम में इतना काम करेंगे। वो चीज़ हो नहीं पा रही है। अब आशा है कोरोना काल के बाद में टाक साहब कुछ नया करेंगे और इस ओर ध्यान देंगे। सर, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? उदयपुर, मैं चाहता हूँ कि विश्व के पटल पर जो उदयपुर सुंदर की परिभाषा में आता है, लेकिन उसे वास्तविक रूप से हम जब शहरों के उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ हमें बियर की बोतलें अस्त व्यस्त, प्लास्टिक अस्त व्यस्त, खाने पीने की सामग्री इन जगह अस्त व्यस्त दिखती है, जब तक हम लोग खुद अवेयरनेस नहीं रखेंगे, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे और साफ़ सुथरा और निरोगी उदयपुर नहीं बना पाएंगे, तब तक हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सिक्किम या छोटे से छोटे कस्बों में आप जाके देखिए, इटाली, वहाँ पर लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि एक छोटी सी तीली भी वो सड़क पर नहीं करने देते। हम लोग जब अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, इतने संक्रमण फैल रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घर को, उसके बाद में अपने गांव को, ये सड़क को, आसपास के एरिया को, झीलों को, सब कुछ साफ़ रखना होगा और हमें साफ़ सुथरा और निरोगी उदयपुर चाहिए। उसके लिए हमें सबको इसे एक मिशन बनाकर इसमें जुड़ना होगा। अरुण जी, हमारे लेक्स न्यूज़ में बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे याद किया। तो ये थे वार्ड 4 से नगर निगम पार्षद अरुण जी टांक, जिन्होंने हमसे खास चर्चा की, और ऐसी चर्चाओं के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक्स न्यूज़ राजस्थान।